सुनिए 5 बजे की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। तो सबसे पहले आपको एक बड़ी अपडेट दे दें। झारसुगड़ा में कल हादसा हुआ था। नाव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। एक महिला घसनीन बाई का भी शव मिल चुका है। 7 शव पहले ही मिल चुके थे। 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई थी। एक व्यक्ति को ढूंढा जा रहा था। अब 8वां शव भी मिल गया। अंजोरी पाली की ये रहने वाली बताई गई और अब उनके शव को अंजोरी पाली रवाना कर दिया है। तो झारसुगड़ा छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर एक मंदिर है जिसमें दर्शनों के लिए छत्तीसगढ़ से भी कई श्रद्धालु जाते हैं। 2 नाव पर सवार होकर महानदी को पार कर गए थे, लेकिन लौटते समय वो एक ही नाव पर सवार हो गए। ओवरलोड हो गई नाव, डूब गई बीच धार में। और एक तरफ आप देख रहे हैं देश के राष्ट्रपति का इस घटना के ऊपर दुख व्यक्त करने वाला यह ट्वीट है। तो आप देखें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस पर दुख प्रकट किया है। द्रौपदी मुर्मू ने दुख जाहिर करते हुए जो लोग अब भी इसके पीड़ित हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। एक्स पोस्ट लिखा है, दुख प्रकट किया इस हादसे पर। नाव हादसे में एक लापरवाही भी दिखाई पड़ी थी, जिस पर पूर्व मंत्री उमेश पटेल वो पहुंचे घायलों से और मृतकों के घर जाकर भी उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इसमें सबको मुआवजा मिलना चाहिए। 10-10 लाख की मुआवजे की बात उन्होंने की मृतकों के परिवारों के लिए। तो दूसरी तरफ अब इस पर राष्ट्रपति महोदया ने दुख प्रकट किया है। धार से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां अनियंत्रित होकर यात्री बस पलट गई है। हादसे में की यात्री की मौत हो गई है। 25 यात्री घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। धार से राजगढ़ की ओर बस जा रही थी। सरदारपुर थाने के फुलगावंडी की ये घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अनियंत्रित होकर एक यात्री बस पलट गई है। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है। 25 यात्री घायल हुए। अमित वर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। अमित, तस्वीरें भी हम देख पा रहे, क्या स्थिति है मौके पर अभी? जी, आपको बता दूं, ये पूरी घटना जो है इंदौर अहमदाबाद हाईवे की है, जहां पर जो सरदारपुर थाने का ग्राम फूलगावड़ी है। जब यात्री बस धार से राजगढ़ की ओर जा रही थी तो फूलगावड़ी के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। आपको बता दूं, इस पूरी घटना में लगभग 25 से अधिक यात्री जो हैं वो घायल हुए हैं, जिनमें एक यात्री की मौत हुई है। वहीं कुछ यात्री ऐसे भी हैं जिन्हें गंभीर चोटें हैं और उनका उपचार फिलहाल सरदारपुर के अस्पताल चल रहा है। वहीं कुछ यात्रियों को धार उपचार के लिए भी भेजा गया है। घटना की सूचना लगते ही जो है प्रशासन फ्लैट मोड पर आया और तत्काल मौके पर पहुंचकर जो है एम्बुलेंस की मदद से घायलों को यहाँ लाया गया। आपको एक चीज और बता दूं कि जो धार जिले में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। जो निजी यात्री बसें हैं वो यात्रियों और सवारी के जो है उनके उसमें लगातार अंध गति से वाहन दौड़ाते हैं। इस दौरान यात्रियों की जान से खिलवाड़ करते हुए कई बार जो है इस तरह के हादसे सामने आए हैं और कई लोग जो है मौत के मुंह में समाये हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आपको एक बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शराब घोटाला मामले में एक और अपडेट मिला है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा एसीबी ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचे। आबकारी मामले में वो अपना बयान दर्ज करवाने पहुंचे हैं। एसीबी ईओडब्ल्यू के दफ्तर के बाहर ईडी की टीम भी दिखाई पड़ी है। एसीबी ईओडब्ल्यू के दफ्तर के बाहर वो इंतजार करती दिखाई पड़ी और इसी बीच तस्वीरों में दिखाई पड़ा कि कैसे अनिल टुटेजा बाहर निकले। उनको दिखाई दिया कि सामने टीम खड़ी है ईडी की और इसके बाद वे पुनः ये देखिए आप, ये बाहर निकले और उनको बताया गया कि यहाँ ईडी की टीम मौजूद है और इसके बाद वे फिर से दफ्तर के भीतर चले गए। आबकारी मामले में एक ताज़ा एफआईआर हुई है। अनिल टुटेजा, यश टुटेजा के नाम इसमें शामिल हैं। दोनों को ईडी हिरासत में ले सकती है। क्या तैयारी थी ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन हिरासत में लिया जा सकता है, इस तरह की खबर है, सूचना है।
केरल के त्रिशूर में खूबसूरत आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। त्रिशूर पुरम पर्व के दौरान जमकर यहां पर आतिशबाजी हुई। पूरे इलाके में जमकर आतिशबाजी देखने को मिली। आसमान में आतिशबाजी का भव्य नजारा दिखा, जो आप भी देख पा रहे हैं, काफी खूबसूरत था। तो ये तस्वीरें आप देखिए, शानदार आतिशबाजी यहां पर की गई। त्रिशूरपुरम पर्व के दौरान यहाँ पर आतिशबाजी की गई। पूरे इलाके में जमकर आतिशबाजी हुई और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आसमान में आतिशबाजी का ये भव्य नज़ारा दिखाई दिया। और इधर उत्तर भारत में लगातार मौसम से जुड़े हुए एक के बाद एक कई परिवर्तन दिखे। जम्मू कश्मीर में तूफान की वजह से बड़ा हादसा भी हो गया। पुंछ में 2 गांव को जोड़ने वाला पुल टूट गया, जिसके बाद 2 गांव के बीच का संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। तूफान की वजह से पुल टूटा है। उत्तर भारत के कई, खासतौर पर हिमालय की वादी में बसे हुए जितने भी नगर शहर हैं, उन सब तक इसकी आंच पहुंची। कई जगह पहाड़ी पर स्खलन हुआ है और भूस्खलन की वजह से रास्ते बाधित हैं। यूपी के गाजियाबाद में आग से तांडव देखने को मिला, जहां वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में आग लगी, जिसके बाद भीषण आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। और आपको तस्वीरें फिर दिखाएंगे, जहां हुबली में छात्रा की हत्या के बाद एक रोष व्याप्त है, रोष देखने को मिला है। सिरफिरे आशिक ने छात्रा का कत्ल कर दिया था। कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा की हत्या कर दी थी। छात्र मोहम्मद फयाज ने यह हत्या की, ये बात पता चली है। नेहा और मोहम्मद फयाज दरअसल एक ही कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे और इस हत्या के बाद पूरे इलाके में आक्रोश में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल एक तरह से इसे लव जिहाद भी बताते हैं, प्रदर्शन किया है। हत्यारे मोहम्मद फयाज को फांसी देने की मांग पर यह प्रदर्शन और जुलूस है। पुलिस ने फयाज को गिरफ्तार कर लिया है। फयाज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कॉलेज में चाकू मारकर हत्या हुई है और हत्या के बाद लोगों का, परिजनों का, कुछ संगठनों का गुस्सा दिखाई पड़ा है। मनाली से बड़ी खबर सामने आई। यहां आंधी तूफान में एक बड़ा नुकसान हुआ। कई गाड़ियों पर पेड़ गिर गए। भूतनाथ मंदिर के पास गाड़ियों में पेड़ गिरे। मंदिर के पास पर्यटक भी फंस गए। कर्नाटक और महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने रैली की। महाराष्ट्र के नांदेड़ और परभणी में रैली की, जनसभा को संबोधित भी किया। कर्नाटक के बेंगलुरु और चिक्काबल्लापुरा में जनसभा में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान बवाल हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों पर आरोप लगाया। कूच बिहार में वोटिंग के दौरान यहां पर झड़प हुई। काफी देर तक मतदान यहां बाधित रहा। दिव्यांगों और 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को निर्वाचन आयोग ने अब की बार कुछ सुविधाएं दी हैं। अब बालोद जिले में आयोग ने एक और पहल की है। दिव्यांगों और बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग रथ निकाला। ये जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेगा और इसके जरिए जनता को निर्वाचन आयोग से मिलने वाली नई सुविधाओं की जानकारी देगा। लोग इसका लाभ उठा सकें, इस बात के लिए प्रचार होगा। निर्वाचन आयोग की नई व्यवस्था के तहत दिव्यांगों और 80 वर्ष के ऊपर के बुजुर्ग मतदाताओं को 1950 इस नंबर को डायल करने पर 1950 नंबर आप भी नोट कर लें। इस पर आप अपने नाम का पंजीयन करवा सकते हैं। मतदान के दिन उन्हें मतदान केंद्र तक जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा दी जाएगी। कुछ अन्य सुविधाएं हैं बुजुर्गों को, निःशक्तजनों को, इनकी जानकारी ये रथ देगा।
जितने भी ज़िले में दिव्यांग मतदाता हैं और जो 80 की उम्र पार कर चुके ऐसे मतदाता हैं जिनको आने में थोड़ी समस्या है, उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने मतदाता रथ ज़िले के स्तर से उन्हें उपलब्ध कराया है। इसके तारतम्य में एक नंबर भी उनको दिया गया है ताकि उस नंबर पर कॉल करके वो अपना आने का समय बता सकें, ताकि उसी अनुसार उनके लिए मतदाता रथ उपलब्ध कराया जा सके। तो इस प्रकार पूरे ज़िले में आज हमने मतदाता रथ के जागरूकता के लिए फ्लैग ऑफ किया है, जो ब्लॉक में जाके इसकी जागरूकता भी फैलाएगा। और भोपाल से एक खबर आपको बता दें, होटल में कॉल गर्ल की हत्या के मामले में 2 दिन की पुलिस रिमांड पर मुख्य आरोपी महक यादव आ चुकी है। हाईटेक ऑनलाइन गैंग चलाया करती थी महक। आरोपी ने मृतका को दिल्ली से बुलवाया था। मृतका की घटना के 6 दिन बाद पहचान हो पाई। आरोपी के पति को भी आरोपी बनाया जा सकता है। 2019 में आरोपी का पति भी देह व्यापार में गिरफ्तार हो चुका था। क्या अब इसका इस मामले में कनेक्शन है? अगर ये सिद्ध होता है, सामने आता है, तो इसे भी आरोपी बनाया जाएगा। हरप्रीत कौर सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरप्रीत, बताएं, इस मामले में एक के बाद एक कई परतें अब खुलने लगी हैं। बिल्कुल, देखिए, एक के बाद एक परतें अब खुल रही हैं और इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2 बड़ी सफलता इस पूरे मामले में पुलिस ने हासिल की है। एक तो वो लड़की जिसका मर्डर हुआ था, उस लड़की की पहचान हो गई है, दिल्ली की रहने वाली है। 7 साल पहले उसने अपना घर छोड़ दिया था और अब उसकी मां पहुंची है, जिसके बाद उस लड़की का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया। अभी तक फ्रीजर में उसकी बॉडी रखी गई थी। मां ने उसकी पहचान कर ली है और बताया जा रहा है कि ये लड़की न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे करीबन देश भर में कॉल आने पर ये पहुंचा करती थी, कॉल गर्ल थी। वहीं दूसरा, इस पूरे मामले में जो देह व्यापार की हाईटेक गैंग चलाने वाली महक यादव है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर यहाँ पर लिया गया है महक यादव को। महक यादव 24 साल की है खुद और इसने करीबन 54 साल के एक अधेड़ से शादी की है और उस अधेड़ का भी नाम 2019 में देह व्यापार के मामले में सामने आ चुका है। पूरी तरह से हाईटेक गैंग चलाने वाली महक यादव से अब पुलिस पूछताछ कर रही है कि उसकी इस गैंग में और कितनी लड़कियां शामिल हैं, कहां कहां ये लड़कियों की सप्लाई किया करती थी। पुलिस को बहुत चौंकाने वाला इस मामले में एक पहलू ये भी मिला है कि न सिर्फ भोपाल के होटल्स में बल्कि और भी अलग अलग देश राज्यों में महक लड़कियों को भेजा करती थी। दिल्ली से ये लड़कियां ऑनलाइन बुलवाया करती थी और जो पेमेंट होती थी वो भी ऑनलाइन QR कोड से ली जाती थी। तो पूरी तरह से हाईटेक गैंग चलाने वाली अब महक फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है और पुलिस उससे यहाँ पर पूछताछ कर रही है। जी, तो पुलिस रिमांड मिल चुकी है। पूछताछ में शायद इस गैंग के लिंक और तार कहां तक फैले हुए हैं, इसका और खुलासा हो। कई और चौंकाने वाले जगहों पर एक्शन हम देख सकते हैं। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। राजनीतिक तौर के ऊपर चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप काफी तेज हैं। एक और आरोप पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर लगा। विभा सिंह ने यह आरोप लगाया, देवव्रत सिंह ने भूपेश बघेल के कारण कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और अब उन्हीं देवव्रत सिंह के नाम पर वोट मांग रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। जो पूर्व MLA रहे देवव्रत सिंह, उनकी पत्नी है विभा सिंह, उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की प्रताड़ना से देवव्रत सिंह ने तंग आकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। खून के आंसू उनकी वजह से देवव्रत सिंह के निकले, यानी प्रताड़ित हुए वे। आज वही भूपेश बघेल देवव्रत सिंह की पूर्व पत्नी पद्मा सिंह को लेकर वोट मांग रहे हैं। दरअसल 2 पत्नियां देवव्रत सिंह की रही हैं और उसको लेकर पहले भी कुछ विवाद सामने आए। अब यह आरोप लगा है पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर कि उनकी एक पत्नी के साथ प्रचार में उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उनकी वजह से पार्टी छोड़नी पड़ी थी। राज परिवार से कांग्रेस की नजदीकियों का हवाला पूर्व सीएम दे रहे हैं, यह भी अनुचित है। विभा सिंह ने राजनांदगांव के लोगों से आग्रह वाला एक वीडियो जारी कर यह आरोप भी लगाया और कहा किसी के बहकावे में ना आए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पद्मा सिंह के बहकावे में न आने का यह वीडियो वायरल है। इस तरीके से भूपेश बघेल जी और पद्मा ने मिलकर महल को ख़त्म किया, महल पे पत्थर बरसाए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया और हमारे महल को बंद करा के महल की राजनीति ख़त्म करी।
उन्होंने राजा साहब के जिंदा रहते पे ही उनके साथ यही किया, उनको खून के आंसू रुलाए, उनको पार्टी से बाहर किया, उनकी पार्टी में बेइज्जती की, उनको बाहर आना पड़ा पार्टी से। वो खून के आंसू रोते थे। वो मैंने देखा है वो किस तरह से परेशान थे कांग्रेस के साथ में। और आज उनके खत्म होने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद बार बार भूपेश बघेल जी और उनकी यशोदा वर्मा जी जो है वो ये बता करके कि प्रेजेंट वाइफ पद्मा है कह के वोट कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, और वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मेरे राजनांदगांव के क्षेत्र के लोगों को बहका करके भूपेश बघेल जी बहुत ही गलत कर रहे हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए। और आपको बता दें कि इस वक्त इस विवाद को लेकर भी राजनीतिक तौर पर दोनों पक्षों के बीच में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। दोनों तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। राजनांदगांव में दूसरे फेज में चुनाव ने और तब तक ये मामला गर्मा सकता है। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, रायपुर से अपडेट है। शराब घोटाला केस में ये अपडेट मिला है, अनिल टुटेजा और यश टुटेजा ईडी की हिरासत में हो चुके हैं। ईडी की टीम ने एक्शन लिया, जैसा आपको बताया एसीबी ईओडब्ल्यू के दफ्तर के बाहर ये टीम मौजूद थी। वो अपना बयान, अपनी बात कहने आए थे और उसके बाद फिर उन्हें लेकर ईडी की टीम वहां से रवाना हो गई है। ईडी की टीम अनिल टुटेजा और यश टुटेजा को हिरासत में लेकर रवाना हुई है। एसीबी ईओडब्ल्यू के दफ्तर से अपनी कार में लेकर ईडी की टीम रवाना हो चुकी है। बड़ा अपडेट आपको दे दें, जिस तरह के संकेत मिल रहे थे वही हुआ है। अनिल टुटेजा पूर्व आईएएस और यश टुटेजा उनके बेटे, ईडी की टीम ने एक्शन लिया। एसीबी ईओडब्ल्यू के ऑफिस में जब वे पहुंचे थे तो इसके बाद फिर बाहर टीम इंतजार करती दिखाई पड़ी थी। अब उन्हें लेकर रवाना हो गई है ईडी की टीम। तहसीन जैदी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, जो आप बता रहे थे जिस तैयारी में टीम वहां पहुंची थी, अब जो अपडेट मिल रहा है उसे पूरा बताएं दर्शकों को। देखिए, जिस तरीके से बड़ी खबर ये निकल के आई है कि अनिल टुटेजा और यश टुटेजा, जो पूर्व आईएएस हैं अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा एसीबी ईओडब्ल्यू ऑफिस में पूछताछ में यहाँ के लिए यहाँ पहुंचे थे। आबकारी घोटाले मामले की जो एफआईआर दर्ज है उसमें यहाँ पे भी उनका नाम है। और आज जब नोटिस मिला था उसके बाद वो यहाँ पहुंचे थे और करीब 1.5 घंटे की उनसे पूछताछ यहाँ पे हुई है। और उसी दौरान अगर बात करें तो ईडी की टीम जो है वो इसी जगह पे यहाँ पे खड़ी हुई थी और करीब 1 घंटे उनका इंतजार किया। और जब यहाँ पे पहुंची है तो यहाँ पे पहुंचने के बाद उनको जब वो बाहर निकले तो उनको हिरासत में लेने की कोशिश करी। उसको देख के वो अंदर चले गए और बहुत ही नाटकीय तरीके का यहाँ पे एक ड्रामा कह सकते हैं यहाँ पे हुआ। और उसके बाद माफ कीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ से जब वो ईडी के अधिकारी अंदर गए हैं, अधिकारियों से जो एसीबी ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है। और बातचीत करने के बाद काफी देर के बाद उनको अंदर गाड़ी लगाई गई है और उसके बाद उनको अनिल टुटेजा और यश टुटेजा दोनों को कार में बिठा के निकल गए। अभी हालांकि ये क्लियर नहीं है कि वो ऑफिस अपने पचड़ी नाका स्थित ऑफिस गए हैं या उनको कोर्ट लेके जाएंगे, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अभी एसीबी जो कह सकते हैं ईडी की जो टीम है उसने एसीबी ईओडब्ल्यू के ऑफिस से अनिल टुटेजा और यश टुटेजा उनको हिरासत में लेके यहाँ से रवाना हुई है। आपको बता दें कि जो एसीबी ईओडब्ल्यू ने ईडी के प्रतिवेदन पर ही आबकारी घोटाले मामले की यहाँ पे एफआईआर की थी। और इसमें अगर बात करें तो अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और अरुणपति त्रिपाठी जो आबकारी अधिकारी हैं उनको यहाँ पे गिरफ्तार करके पूछताछ की गई थी। और अभी अरुणपति त्रिपाठी जो हैं वो अभी अंदर पुलिस रिमांड में एसीबी ईओडब्ल्यू के पास है। इनमें अगर बात करें तो अनवर ढेबर और अरविंद सिंह अभी जेल में है और 2 मई तक हिरासत में, न्यायिक हिरासत में वहां रहेंगे। अभी अगर बात करें अभी जो अभी ताजा सूरत हाल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ईडी की टीम जो है वो इसी एसीबी ईओडब्ल्यू के ऑफिस से यहाँ पे उनको अपने साथ में लेके रवाना हो गई है। जो कह सकते हैं कि जो अनिल टुटेजा जो पूर्व आईएएस हैं और जो उनके बेटे हैं यश टुटेजा, उनको यहाँ से अभी साथ में लेके गई है। और अभी क्योंकि अगर बता दें तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से एक जो वो पहले जो ECIR दर्ज हुई थी वो जब उसको खारिज की गई उसके बाद नई फ्रेश एफआईआर जो ECIR है जो ईडी ने दर्ज की थी उसमें भी इनका अनिल टुटेजा और यश टुटेजा का उसमें नाम अभी भी बताया जा रहा है कि उसमें है। तो उसी के आधार पर यहाँ पे उनको हिरासत में लेके साथ में वो जो ईडी की टीम है वो रवाना हुई है।
अब यहाँ पे आगे की अगर बात करें तो अब जो या तो ईडी आज उनसे पूछताछ करके उनको छोड़ सकती है या अगला नोटिस उनको जारी कर सकती है या फिर उनको हिरासत में लेके कोर्ट में भी पेश यहाँ पे कर सकती है या कल उनको, क्योंकि 24 घंटे के अंदर नियम ये है कि 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तो अभी ईडी के पास हालांकि उसमें समय है। अब देखने वाली बात इसमें ये होगी कि ईडी आज उनसे पूछताछ करके उनको छोड़ सकती है या कल इतने बजे तक ही उनको कोर्ट में पेश करेगी। ये आने वाले समय में क्लियर होगा। लेकिन एक बड़ी खबर निकल के यहाँ पे आई है और एक ताजा अपडेट है, मैं आप दर्शकों को दे दें कि एसीबी ईओडब्ल्यू ऑफिस से पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे जो यश टुटेजा हैं, उनको जो ईडी की जो टीम है वो अपने साथ में हिरासत में लेके अपनी कार में रवाना हुई है। कुल 8 सदस्यीय यहाँ पे जो टीम थी वो ईडी की जो काफी देर से यहाँ इंतजार कर रही थी और यहाँ पे ही उनको साथ में यहाँ पे अभी ले जाया गया है और काफी देर मंत्रणा हुई है अंदर जो एसीबी ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं उनसे ईडी के अधिकारियों की। उसके बाद एक गाड़ी अंदर गई है और वहां से उनको बिठा के जो ईडी की टीम है वो यहाँ से रवाना हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी का अगला कदम क्या होगा। जी, आपने जैसे नियमता बताया कि 24 घंटे का वक्त है अभी ईडी टीम के पास में, हिरासत में तो ले लिया है और एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम इस मौके पर दिखाई पड़ा। कितनी मुश्किलात पूर्व आईएएस और उनके बेटे की आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने जिन 3 बड़े नामों का जिक्र किया जिन्हें किंग पिन्स कहा जाता है, नई एफआईआर में जिस तरीके से इनके नाम हैं, दोनों टुटेजा जो पिता पुत्र हैं उनके जिस तरह के नाम हैं, इसके बाद कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या पूछताछ की लिस्ट भी, सवालों की लिस्ट भी उनके पास होगी या अभी होगी या बाद में कार्रवाई के बाद ये पूछताछ आगे बढ़ाई जाएगी? तहसीन, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी, एक बार फिर से सवाल दोहराइए प्लीज। कितनी मुश्किल बढ़ सकती है, जो अनिल टुटेजा और उनके बेटे हैं, कितनी मुश्किल बढ़ सकती है नई एफआईआर में जिस तरीके से उनका नाम है और अब हिरासत, आगे क्या मुश्किलात आ सकती हैं? देखिए पुनी जी, पहले एक जो पहली जो एफआईआर आबकारी घोटाले में ईसीआईआर जो दर्ज की थी उसमें नो कर्सिव एक्शन का जो एक आदेश जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनिल टुटेजा और यश टुटेजा अपने लिए लेके आए थे। उसके बाद जो है फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पूरी एफआईआर को खारिज किया था। इसमें किसी तरह की कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। उसके बाद जो है एक जिस तरीके से खुद ईडी ने एक तर्क रखा था कि हम उसमें एक नई ईसीआईआर दर्ज करेंगे, तो उसमें जिस तरीके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा था कि आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है एक ये जो ईडी में जो एसीबी ईओडब्ल्यू में जो एफआईआर हुई थी उसको आधार बनाते हुए अभी तक जो बताया जा रहा है जी, उसको आधार बनाकर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की। उसके बाद जो है उसमें ये सभी जो चलिए, तो तहसीन हमको बता रहे हैं, प्रक्रिया बता रहे हैं और पिछला बैकग्राउंड भी बता रहे हैं। अब नई एफआईआर हुई है, प्रक्रियागत तरीके से ईडी ने उनको हिरासत में ले लिया है, अनिल टुटेजा पूर्व आईएएस को और उनके बेटे यश टुटेजा को। वहां से ईडी की टीम निकल चुकी है। आगे अब उनसे पूछताछ होगी या 24 घंटे के भीतर या आज इनको पेश किया जाएगा। हर अपडेट पर नजर हमारी बनी हुई है। आप लगातार IBS24 देखते रहें। फिलहाल शुक्रिया आपका तहसीन इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इस खबर पर और हर खबर पर अपडेट आपको लगातार मिलता रहेगा। देखते रहे IBS24। हमें इजाजत दें। नमस्कार।